एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को 5 मेथड्स डिस्क्राइब किए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और जिसमें 6 नंबर का मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, उसकी आउटलाइन मैंने एक्सप्लेन की थी। नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को बताया था, फिर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को मैंने एक्सप्लेन किया था। क्लियर? इसके बाद मुझे आर्टिफिशियल मेथड्स में आपको माइक्रो प्रोपेगेशन को एक्सप्लेन कराना है। आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मुझे कराना है, आप बस थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए। माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन as the term indicate, micro means very tiny, propagation means multiplication, माने ऐसा मेथड जिसके अंदर हम एक टाइनी स्ट्रक्चर से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं प्लांट्स के केस में। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेशन by the plants through culturing of cells, tissues or organ in vitro culture in nutrient medium under aseptic condition is known as micropropagation. क्लियर? तो माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब आप समझ गए कि ऐसी प्रोसेस है जिसको लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, इन विट्रो परफॉर्म किया जाता है। इन विट्रो, इन वाइवो, ये दो टर्म आती है। इन विट्रो का मीन्स होता है आउटसाइड द बॉडी, क्लियर, मीन्स इन द लेबोरेटरी कंडीशंस, और इन वाइवो का मीन्स होता है विद इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो यहाँ जो माइक्रो प्रोपेगेशन टर्म आप देख रहे हैं, इस टर्म, ये जो टर्म है, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, एंड सेल्यूलर टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल बाय विच ए सेल divides and form a complete organism. That is the cellular totipotency. Actually, this phenomena means micropropagation is based on the concept of cellular totipotency. Concept of cellular totipotency. Cellular totipotency पर ये बेस्ड है, और सेल्यूलर टोटिपोटेंसी का ये जो कंसेप्ट है ये हेवरलैंड ने दिया था। हेवरलैंड, एंड दिस फिनोमेना means cellular totipotency was experimentally proved by F.C. Stewart. F.C. Stewart, by doing his experiment in wild carrot plant by taking phloem tissue. क्लियर? तो F.C. स्टीवार्ड ने फर्स्ट टाइम वाइल्ड कैरेट प्लांट के फ्लोएम टिश्यू को अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था एंड प्रोड्यूस ए कंप्लीट वाइल्ड कैरेट प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, and actually this process was based on the phenomena of cellular totipotency. This was given by Haverland and experimentally proved by F.C. स्टीवर्ड। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी कि द प्रोसेस ऑफ कल्चरिंग, द प्रोसेस ऑफ culturing of cell, tissue or organ in vitro
in nutrient medium, in nutrient medium under aseptic condition, under aseptic condition means completely इस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन के रिजल्टेंट से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट हम लेबोरेटरी के अंदर यूज कर रहे हैं, चाहे वो कल्चर वेसल हो, कल्चर ट्यूब, चाहे और कोई इक्विपमेंट हो, या फिर प्लांट पार्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं, सबको स्टरलाइज करते हैं, सबको माइक्रोब फ्री जरूर हम बनाते हैं। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ कल्चरिंग ऑफ सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स in vitro a nutrient medium under aseptic condition is known as micropropagation. This process is also known as plant tissue culture method. ठीक है, तो इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। क्लियर? अब इस प्रोसेस में होता क्या है वो आपको ध्यान से समझना है। फर्स्टली हमने क्या किया कि प्लांट पार्ट्स हमने लिया, ठीक है, कोई भी सेल हमने आइसोलेट की प्लांट पार्ट से, और उसके बाद में उसको हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया। क्लियर? अब ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, इट इज रिच इन ऑल टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मीन्स इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंड also have addition of certain hormones like that cytokinin and auxin. क्लियर? तो इस न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ में हार्मोन्स का भी एडिशन जरूरी है, और इसमें हम जनरली 2 हार्मोन्स का एडिशन करते हैं, एक ऑक्सिन का और एक साइटोकाइनिन का करते हैं। किसका करते हैं? साइटोकाइनिन का करते हैं। और दोनों हार्मोन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनका ये रोल है कि ऑक्सिन रूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ठीक है, मीन्स ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर में से रूट को निकालेगा, और साइटोकाइनिन ये सूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, मीन्स डेवलपिंग स्ट्रक्चर में से ये सूट को निकालेगा। क्लियर? इसके बाद में होता क्या है, फिर जो सेल हमने यहाँ पर ली है, क्लियर, प्लांट पार्ट्स दैट इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इज नॉन एज एक्सप्लांट। तो एक बात आपको यहाँ पे समझने की है कि ये एक्सप्लांट क्या है। एक्सप्लांट मीन्स प्लांट पार्ट दैट इज यूज्ड इन अ टिश्यू कल्चर, प्लांट पार्ट्स दैट इज यूज्ड इन अ टिश्यू कल्चर, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सप्लांट बोलेंगे। क्लियर? अब इसके बाद में दिस सेल स्टार्ट dividing and formed a undifferentiated mass of the cell, that is called as callus. इसको क्या बोलेंगे? कैलस बोलेंगे। तो कैलस क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल। कैलस क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड undifferentiated mass of cells. क्लियर? इसके बाद में आफ्टर दैट कैलस undergo growth and differentiation and finally give rise to a number of plantlets, that is the baby plants, through the formation of एम्ब्रियोइड्स, दैट इज द एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि इसको हम एम्ब्रियो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये जाइगोट से डेवलप नहीं हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सीधा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप हो रहा है, तो एम्ब्रियोइड इसको बोलेंगे हम। ये आप देख रहे हैं ना, हार्ट शेप स्ट्रक्चर, दैट इज द एम्ब्रियोइड, एंड फर्दर दे अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड गिव राइज टू प्लांटलेट्स। तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं। तो फर्स्टली हमने क्या किया कि सेल को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया, आफ्टर दैट इट अंडरगो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फॉर्म ए अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड एज कैलस, एंड आफ्टर दैट कैलस अंडरगो ग्रोथ and differentiation and give rise to embryo-like structure called as embryoids, and finally they divide and form plantlets, that is the baby plant. ठीक है? At last फिर हम करते क्या है कि इन प्लांटलेट्स की शिफ्टिंग कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, शिफ्टिंग कर देते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट्स में, ठीक है। और इस शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, हार्डनिंग। इस शिफ्टिंग को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हार्डनिंग बोला जाता है, HARDENING, ठीक है। मीन्स ये एक तरीके का इन बेबी प्लांट्स का फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है, कहाँ, नेचुरल इन्वायरमेंट्स में, क्योंकि यहाँ हम लेबोरेटरी इन्वायरमेंट से इन प्लांटलेट्स को नर्सरी बेड्स में लेके आ रहे हैं, और वहाँ फिर ये धीरे धीरे क्या है कि अपने को सूट करेंगे उस एनवायरनमेंट के साथ में, तो इनमें फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट होगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्डनिंग इसको बोला जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोपेगेशन ये आपका हो जाता है, और ये सबसे रैपिड और फास्टेस्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, क्लियर। और इस मेथड की हेल्प से हम वायरस फ्री प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो मेथड है ये क्या है, फास्टेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि यहां पर जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो वेजिटेटिव पार्ट से हो रही है। वो पार्ट्स रूट से हो सकता है, वो स्टेम से हो सकता है, वो लीफ से हो सकता है, या वो कोई बड हो सकती है। और बीच बीच में हम क्या है कि इस न्यूट्रिएंट मीडियम को भी क्या है, चेंज करते रहते हैं, क्लियर। क्योंकि जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अब जी सेल्स डिवाइड करेगी, ग्रोथ करेगी, तो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, तो एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट्स की क्या है, डेफिशिएंसी होती चली जाती है। तो हम न्यू न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करते चले जाते हैं। और इवन इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हम सॉलिडिफाई इसको करने के लिए इसमें अगर और ऐड कर देते हैं। और अगर आप जानते हैं पॉलीसेकेराइड है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एल्गी, दैट इज ग्रेसिलेरिया एंड जिलिडियम। तो इस तरीके का ये माइक्रो प्रोपेगेशन हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट मुझे आपको कराना है सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये आप ध्यान से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज आप कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, क्लियर। तो ये माइक्रो प्रोपेगेशन है, आपके समझ आ गया होगा, क्लियर। इसके बाद में सिग्निफिकेंस की बात करें हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये हो सकता है कि जो प्लांट, जिन प्लांट्स के में सीड बनाने की जो कैपेसिटी है वो लॉस हो जाती है या लॉस हो चुकी होती है, उनमें ये अच्छा मेथड होता है प्रोपेगेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्लियर। बात समझ रहे हैं ना आप। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द ओनली मेथड ऑफ multiplication in those plants which have lost the capacity to produce seeds. Next up, significance. Significance of vegetative propagation. Clear? तो नंबर 1 आप यहां पर देख सकते हैं कि दिस मेथड is suitable for those plants which lost capacity to produce seeds, क्लियर। तो वो प्लांट्स जो सीड प्रोडक्शन की कैपेसिटी को लूज कर चुके होते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। और इसमें एग्जांपल आप रख सकते हैं, रोज के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। रोज के साथ साथ और जैस्मीन के अंदर, बनाना के अंदर आप देख सकते हैं
रोज के अंदर, जैस्मीन के अंदर, बनाना के अंदर, जिसको हम मोजा पैराडिसिया बोलते हैं, ठीक है, और सीडलेस ग्रेप्स के लिए, सीडलेस ग्रेप्स में आप ये देख सकते हैं। हाँ, एक और डहेलिया में देख सकते हैं आप, डहेलिया एटसेट्रा। तो इन प्लांट्स में जनरली क्या है कि सीड प्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो खत्म हो चुकी होती है, तो ये वेजिटेटिवली क्या है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में जो उन प्लांट्स के लिए भी अच्छा मेथड हो सकता है जो प्लांट सीड तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनमें वायबिलिटी कम होती है, ग्रोइंग एबिलिटी कम होती है, तो उनके लिए भी ये अच्छा एक मेथड साबित हो सकता है। तो प्लांट्स विच प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ वायबल सीड्स, प्लांट्स that produce a small number of viable seed, viable का मीन्स एक्टिव, उसमें ग्रोइंग एबिलिटी हो, स्मॉल नंबर ऑफ viable seeds multiply by vegetative propagation, multiply by vegetative propagation। ठीक है, और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है सोचिए आप लोग भी। और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है कि ये जनरली बेटा एक क्विक मल्टीप्लिकेशन मेथड है उन प्लांट्स के लिए जिनमें पुअर सीड वायबिलिटी होती है और प्रोलॉन्ग्ड सीड डोरमेंसी हो। इट इज ऑल्सो सुटेबल, it is also suitable for those plants which have poor seed viability और प्रोलॉन्ग्ड सीड डोरमेंसी। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड सीड डोरमेंसी, तो उनके लिए बड़ा ये सूटेबल है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट हैं जिनके सीडों में वायबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब जर्मिनेटिंग एबिलिटी बहुत कम होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक डोरमेंसी में चले जाते हैं, इनएक्टिव पीरियड में चले जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मेथड है। क्लियर है ना। तो सेकंड पॉइंट आपके समझ में आया था ना कि प्लांट्स दैट प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ वायबल सीड्स मल्टीप्लाई बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर। इसमें एक बेहतरीन एग्जांपल आप दे सकते हैं, किसका, दूब ग्रास का दे सकते हैं, साइनोडॉन का, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। ठीक है, दूब ग्रास इसको बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद में फोर्थ जो मेथड हम यहां पे ले सकते हैं, फोर्थ सिग्निफिकेंस, मतलब द चीफ एडवांटेज ऑफ दिस मेथड is that this method maintain continuity of desirable characters. The chief advantage of that multiplication is that to manage continuity of desirable characters, continuity of desirable characters
क्योंकि सीधा सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसी से जीनोटाइप क्या है, ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। तो डिजायरेबल जो क्वालिटी हैं, करेक्टर्स हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन आती चली जाती हैं। और इसके बाद में ये रैपिड एंड चीपेस्ट मेथड है, इट इज रैपिड एंड cheapest method of multiplication of the plants। क्लियर। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक बात और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि माइक्रो प्रोपेगेशन की बात आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मतलब जो प्लांट टिश्यू कल्चर से होता है, तो वहाँ पे हम डिजीज फ्री प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय प्लांट टिश्यू मेथड, इसको क्या बोला था, माइक्रो प्रोपेगेशन। Vegetative propagation by plant tissue method is employed for the formation of disease free plants। क्लियर। तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंस हो जाते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो इस तरीके से आपका ये जो ओवरऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फिनिश हो जाता है। और इसके बाद मुझे आगे आपको पढ़ाना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। अब एक बात मैं आपके सामने थोड़ी रखता हूँ कि ऑर्गेनिज्म जनरली जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बियर करते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। अब क्या है कि इन्वायरमेंट के अंदर फेवरेबल कंडीशन ऑलवेज नहीं रहती हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा चेंजेबल है, चेंज होता रहता है, कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट ऑर्गेनिज्म प्लांट्स किस तरीके से करते हैं वो बात समझने की है। एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवोल्यूशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही हुआ है, लेकिन हुआ क्यों है, कैसे हुआ है ना। तो यहाँ पे एक बात आपको समझने की है कि एक्चुअली दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, but when food scarcity occur, environment is hostile, क्लियर, कि एनवायरमेंट फेवरेबल ना हो और ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल खतरे में पड़ गया हो, तो क्या तब ऑर्गेनिज्म शिफ्ट करता है एसेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है ना भाई। मीडियम में न्यूट्रिएंट्स कम है, फूड सप्लाई कम है, ठीक है। इसके बाद में क्लाइमेटिक फैक्टर्स में भी थोड़ी सी क्या है, वेरिएशन है। तो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइबिलिटी का क्या होगा भाई, वो तो सर्वाइव करना चाहेगा ना, तो उसकी सर्वाइबिलिटी तो खतरे में पड़ जाएगी ना। तो उस सिचुएशन में ऑर्गेनिज्म फिर एसेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और फिर वहाँ दिक्कत उससे नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और गैमेट्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड डेवलप होते हैं। क्लियर। तो वहाँ पे तो इन्वायरमेंट कंडीशन का कोई ऐसा खास फर्क नहीं रहता है। आपकी समझ में आ रही है। दूसरी बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि वहाँ पे जो गैमीट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं। क्लियर।
तो उनका जीनोटाइप क्या है, डिफरेंट रहेगा, तो वेरिएशन यहाँ पे आती है। अब वेरिएशन जितनी ज़्यादा रहेंगी एडेप्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेंगी। क्लियर? तो मोर द वेरिएशन हायर विल बी द एडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म इजिली सर्वाइव इन द एनवायरमेंट्स इन विच इट रिजाइड्स। क्लियर? तो इस तरीके से मुझे नेक्स्ट टाइम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से आप पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।